अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारे पास टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का। अब इसमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस होते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है जिसमें क्या बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिकल फर्म है, मैन्युफैक्चर्स करती है लाइट बल्ब, और ऐसे लाइट बल्ब जिनकी लाइफ टाइम जो है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जिनका मीन जो है वो 800 आवर्स होता है और जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन 40 आवर्स है। अब हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है कि जब हमारे पास म्यू 800 आवर्स हो, किसके खिलाफ कंप्यूट करना है, उसके ऑल्टरनेटिव जिसमें म्यू 800 आवर्स के बराबर ना हो। अब अगर इफ़ अ रैंडम सैम्पल ऑफ 30 बल्ब्स, अगर एक कोई रैंडम सैम्पल्स दिए जाएँ 30 बल्ब्स के जिनकी एवरेज लाइफ हो 788 आवर्स, तो हमें इसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है और पी वैल्यू को भी हमारे आंसर में इंक्लूड करना है। तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हम लोगों को डेटा बनाना होगा। तो म्यू बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू इन लोगों ने हमारे पास दी हुई थी 800 आवर्स, तो मैंने 800 आवर्स लिख दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों को चाहिए होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन उन लोगों ने कितनी बोली हुई थी 40 आवर्स, तो मैंने 40 आवर्स लिख दी। अब नंबर ऑफ सैम्पल्स हमारे पास होते हैं n, तो n की जगह मैंने क्या लिख दिया 30, और x होता है हमारे पास मीन। मीन हमारे पास कितना दिया हुआ है उन्होंने, एवरेज लाइफ ऑफ 788 आवर्स, तो 788 लिख दिया। अब नल हाइपोथेसिस हमारे पास कितना था, जो वैल्यू गिवन है म्यू की वो हमारे पास 800 है, और इसका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है जो इसके बराबर ना हो, बिल्कुल इसके अपोजिट। तो मैंने अपोजिट क्या लिख दिया, म्यू इज नॉट इक्वल टू 800। अब इसके बाद फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है डेटा, फिर सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इधर हमारे पास गिवन नहीं था, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की 3 स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। 3 होती हैं, एक होती है 0.01, एक होती है 0.05 और एक होती है 0.10। तो अगर क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू आपको गिवन ना हो तो आप इन तीनों में से कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं। तो मैंने इस सवाल में कौन सी वैल्यू ली, मैंने ली 0.05। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.05। अब हम लोग इसका नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि आपको फार्मूला चूज़ करना होगा। फार्मूला कैसे चूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास n ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 होता है तो फार्मूला ये होता है, z इज इक्वल्स टू x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट n। ये हमारे पास फार्मूला तब यूज़ होता है जब सैम्पल्स हमारे पास 30 के बराबर हों या उससे बड़े हों। अगर सैम्पल्स हमारे पास लेस देन 30 होते हैं तो फार्मूला कुछ भी नहीं चेंज होता, बस सिग्मा की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन जो लिखा हुआ है हमारे पास उसकी जगह s आ जाता है। हम लोग सैम्पल वेरिएंस लिख देते हैं बस। अब यहाँ पर क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास 30 के बराबर थी तो हम लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज़ करा है। तो मैं x बार की जगह x बार की वैल्यू लिखूंगा, म्यू की जगह म्यू की वैल्यू लिखूंगा, सिग्मा की जगह सिग्मा की वैल्यू, रूट n की जगह रूट n की वैल्यू। जब इन पूरे को मैं सॉल्व करूंगा तो z आएगा माइनस का 1.64। अब ये z आ गया। अब हम प्रोबेबिलिटी और z के टेबल में से z की वैल्यू मालूम करेंगे प्रोबेबिलिटी की, कि जब z हमारे पास माइनस 1.64 होता है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आती है। तो मैंने लिख दिया 0.0505। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स भी कर लिया हमने। अब हमें पी वैल्यू निकालनी है। तो पी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z, मतलब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कराना होता है 2 से। तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आंसर हमारे पास पी वैल्यू का क्या आएगा, 0.101। अब पी वैल्यू भी निकल गई। अब हमारे पास क्रिटिकल रीजन निकालना है। क्रिटिकल रीजन निकालने के लिए हम लोगों को क्या कराना पड़ता है कि जो भी आप अल्फ़ा की वैल्यू चूज़ करेंगे उसको 2 से डिवाइड कराएंगे। तो 2 से डिवाइड करा दिया 0.025। अब आपको देखना होता है कि भाई 0.025
टेबल में z की कौन सी वैल्यू पर आ रहा है। तो 0.025 z की -1.96 की वैल्यू पर आ रहा था, तो मैंने z की वैल्यू में क्या लिख दिया, z -1.96 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.025। तो अब क्रिटिकल रीजन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि अंदाज़न मैंने इधर लाइन बना ली और इधर भी लाइन बना ली। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसके बराबर, -1.96 लेस देन, मतलब यहाँ से पिछली प्रोबेबिलिटीज़ और यहाँ की आगे की प्रोबेबिलिटीज़, बीच का जो रीजन होता है हमारे पास वो कहलाता है एक्सेप्टेंस रीजन। और ये हमारे पास बाहर के टर्म्स हैं और ये यहाँ से बाहर के टर्म्स हैं, वो वैल्यूज़ जो हमारे पास इंक्लूड नहीं होनी है, मतलब एक्सेप्टेंस रीजन में नहीं है। तो यहाँ से बराबर बड़ा वैल्यू होगा तो ग्रेटर देन, यहाँ से छोटी वैल्यू होगी तो लेस देन। ये हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन है। अब हमारे पास हम लोग को कंक्लूजन में क्या करना होता है कि हम लोग या तो रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस या फिर एक्सेप्ट करते हैं। अब हमारे पास जब p वैल्यू बड़ी होती है अल्फ़ा से तो हम लोग रिजेक्ट नहीं करते h0 को। तो इधर जो p वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, 0.101। तो क्या ये अल्फ़ा की वैल्यू से बड़ी है, अल्फ़ा की वैल्यू थी हमारे पास 0.05। तो 0.05 इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, p वैल्यू बड़ी है। तो हमने क्या लिख दिया, डू नॉट रिजेक्ट h0। अब इसके बाद जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना होता है मीन के लिए, वो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू जो है किसके दरमियान आता है, एक्स मीन माइनस जेड अल्फ़ा अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय √n, फिर एक्स प्लस जेड अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय √n। तो z अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 ये हमारे पास 1.96 ऐसे ही नहीं आ जाएगा। हम लोगों को क्या करना है, अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 करना है। अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू z में कब आती है, z की किस वैल्यू पर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू आएगी, तो मैं वो लिखूँगा। जैसे अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास आ रहा था 0. समथिंग आ रहा था, 0.025 आ रहा था। तो यहाँ पर 0.025 नहीं लिखा जाएगा बल्कि 0.025 z की कौन सी वैल्यू पर आ रहा है, जिस वैल्यू पर 0.025 आ रहा होगा z की वो लिखना होगा। तो 1.96 पर आ रहा था, 1.96 लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा आपके पास गिवन था 40 √30, फिर यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे 40 √30 और इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो म्यू है वो किन के बराबर आएगा, किन के दरमियान में आएगा, 773.68 और 802.313 के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि हम लोग h0 की वैल्यू को रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो ये सारा सवाल यहीं तक सोल्यूशन था। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।